नमस्कार, स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो हादसा एक बड़ा ही दर्दनाक हुआ है सूरत में, जहां 15 लोगों की जान चली गई है। दरअसल एक ट्रैक्टर ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। इतना तेज रफ्तार में ट्रैक्टर आ रहा था कि देख ही नहीं पाया कि लोग वहां पर सोए हैं। तो 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई और जिसके बाद ये हादसा हो गया। टक्कर के बाद ट्रक लोगों पर चढ़ गया। किम मांडवी हाईवे की घटना है। राजस्थान के बांसवाड़ा के सभी लोग रहने वाले थे, जहां बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तो तस्वीरों में आपको जो ट्रैक्टर नजर आ रहा है, गन्ना का ट्रैक्टर है। दरअसल पहले ट्रक और ट्रैक्टर आपस में टकराए और उसके बाद जो ट्रक था वो फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ गया और बड़ा ही दर्दनाक हादसा। 15 लोगों की इसमें जान चली गई है, जबकि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और अब बात करते हैं एमएलसी चुनाव की। तो आज महेश शर्मा, जिन्होंने कल पर्चा दाखिल किया है, पर्चा खारिज होगा। दरअसल जब एमएलसी के लिए आप यहां पर पर्चा भरते हैं तो विधायक के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं, लेकिन इनके पर्चे में एक भी विधायक के हस्ताक्षर नहीं है। तो 10 प्रस्तावक होने चाहिए, लेकिन अब सोचिए 10 में से एक भी नहीं मिला है। तो इसके बाद अब पर्चा अवैध हो गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज ये पर्चा खारिज हो सकता है। तो 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है, यानी कि 10 विधायकों के हस्ताक्षर इसमें चाहिए होते हैं। अगर कोई एमएलसी के लिए नामांकन भर रहा है, चुनाव में खड़ा हो रहा है। तो कल उस समय थोड़ी सी हलचल हुई थी, क्योंकि इससे पहले जितनी सीटें हैं उतनी ही प्रत्याशी मैदान में हैं। तो जब महेश शर्मा ने पर्चा भरा तो उसके बाद थोड़ी सी हलचल हुई थी, लेकिन जो पर्चा है, जो नामांकन दाखिल किया गया, उसकी सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। जो 10 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं वो उनके पर्चे में नहीं थे। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और अपडेट और जानकारी देंगे। तो अजीत, महेश शर्मा की एंट्री से थोड़ा सा हलचल बढ़ी थी चुनाव में, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर खारिज हो जाएगा पर्चा आज। देखिए, बिल्कुल दीदी, एमएलसी के सभी 12 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है, क्योंकि 10 प्रत्याशी जो निरोध है वो 2 सपा के और 10 भाजपा के निर्विरोध चुना जाए, क्योंकि 13 प्रत्याशी जो महेश शर्मा थे, उनके नामांकन के बाद काफी हलचलें बढ़ गई थी कि आखिर अब चुनाव होगा और बाकायदा वोटिंग होगी। लेकिन उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें एक प्रस्तावक के सिर्फ हस्ताक्षर है, जबकि 10 विधायकों के प्रस्तावक की जरूरत होती है। तो अब जब पर्चे की जांच होगी तो ये पर्चा खारिज हो जाएगा, यानी अब सभी 12 प्रत्याशी, 2 समाजवादी पार्टी के और 10 जो है भाजपा के, सभी का निर्विरोध चुना जाना तय है। अगर ये चुनाव होता तो 28 जनवरी को मतदान होता और 21 जनवरी तक चुनाव नतीजा जारी होता। लेकिन अब ये जो है निश्चित हो गया है कि अब 12 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे और महेश शर्मा का पर्चा खारिज हो जाएगा। जो हलचल थी राजनीतिक, वो उस पर बुलबुलाम लग गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका जानकारी के लिए। तो जो नियम होते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं अपने नामांकन में, तो ऐसे में अब महेश शर्मा का पर्चा आज खारिज हो जाएगा। शुक्रिया अजीत जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल शक्ति मंत्री के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने यूपी में नमामि गंगे से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया कि हर घर जल योजना यूपी सरकार की प्राथमिकता है। पाइपलाइन से पेयजल योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। कार्यक्रमों को तेजी से संचालित करने से संबंध में भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमने एक खबर आपको लगातार दिखाई थी, जहां 15 साल से एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में जुटे थे। तो हमारी इस खबर का असर हुआ है। मिर्जापुर से खबर थी। तो बुजुर्ग जो प्रशासन की लापरवाही के चलते अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए चक्कर काट रहे थे, उस बुजुर्ग की बात एडीएम ने सुनी है, जिसके बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। तो ये पूरी कहानी क्या है, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया कि बुजुर्ग 15 साल से खुद को जिंदा साबित करने के लिए ही लड़ रहा था? इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मिर्जापुर में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा है। सरकारी फाइलों में उनकी मौत हो चुकी है। अब वो लोगों से पूछ रहा है कि खुद को जिंदा दिखाने के लिए उसे आखिर कितने सालों तक और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। मामला सदर तहसील के अमोई गांव का है, जहां 56 साल के भोला सिंह डीएम ऑफिस के सामने हाथों में खुद को जिंदा रहने के पोस्टर लेकर बैठे दिख रहे हैं। बुजुर्ग भोला सिंह आप बीती बताते हैं कि उन्हें जिंदा रहते राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मरा हुआ करार दे दिया था, जिसके बाद उनके हिस्से की जमीन उनके भाई राज नारायण के नाम कर दी गई।
लेकिन बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गया, भाई दोनों भाई के। लेकिन एक बाद हम के मुँह आई का उनके नाव कई धन जमे नेपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ। क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है? हाँ साहब, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। हाँ। अधिकारियों से कहे, आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा, लेकिन कोई सुनते नहीं है। अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले में एसडीएम जांच कर पीड़ित को न्याय दिलवाने का भरोसा दे रहे हैं। वैसे हम लोग ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय हो करके फिर से तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। अब देखना होगा कि भोला सिंह कब तक सरकारी रिकॉर्ड्स में जिंदा हो सकेंगे। 15 साल बीत चुके हैं, लगातार वो गुहार लगा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अधिकारी, कागजों पे कुरम पूरा करने वाले अधिकारी आखिर में कैसे काम करते हैं। और वो जो बुजुर्ग है, ठंड के समय में जो चक्कर लगा रहा है बुजुर्ग को, आखिर इंसाफ कब तक मिलेगा? सुमित गर्गन, न्यूज़ 18, मिर्जापुर। और ऐसा ही मामला गोंडा से भी सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग कागजों में खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। गोंडा जिले से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग खुद के जिंदा होने का सबूत पेश कर विकास भवन के चक्कर काट रहा है। सरकारी फाइलों में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस वृद्ध श्याम बिहारी को मृत घोषित कर दिया, लेकिन वो खुद के जिंदा होने के सबूत लेकर समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय सहित विकास भवन के चक्कर काटने को मजबूर है। बुजुर्ग की मांग है कि अधिकारी उसे कागजों में एक बार फिर से जिंदा कर दे ताकि उसे वृद्धा पेंशन मिल सके। 4 पैसा सरकार देख रहा, जो पाई तो हमारी जीविका हो जाता है। ये लोग प्रधान तो कैसे आपकी जिंदगी गुजारा हो रही है? अब कैसे गुजारा हो, मांग जांच कर खाए थे साहब, कोनो मेरे इधर उधर से साहब, यही मेरे ना मिले खाना तो साहब 5 ताल में डूब के मर जावे साहब। पूरा मामला जिले के पंडरी कृपाल ब्लॉक के मुंडरेवा कला गांव का है, जहां पर बुजुर्ग श्याम बिहारी सन 2005 से पेंशन का लाभ ले रहे थे, लेकिन जब फिर से सत्यापन कराया गया तो वहां के मौजूदा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने खेल करते हुए उसे मृत दिखा दिया। इनका आप लोगों के माध्यम से कल मुझे पता चला है कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। तो पेंशन रोकने का कारण ये था कि जून 2019 तक इनको पेंशन मिली हुई है। मैंने जांच कराया तो जून 2019 तक मिली हुई है इनको पेंशन। तो जुलाई से सत्यापन के बाद वीडियो ने इनको मृतक दिखा दिया। वीडियो के सत्यापन में मृतक पाए गए, जिसके कारण कि इनका पेंशन रोक दिया गया है। पुनः इनके जो सत्यापन करता है उसके खिलाफ जांच कराई जा रही है कि वो रिपोर्ट यदि सही पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में भी बीते दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिस पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया था। लेकिन अब देखना होगा कि गोंडा के इस बुजुर्ग को इंसाफ आखिर कब तक मिलता है। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और खबर मेरठ से है, जहां नाबालिग लड़कियों को प्रेम का झांसा देकर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मेरठ के थाना क्षेत्र मवाना का ये मामला है, जहां एक शख्स पर आरोप है कि वो ऐसी बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, उनका धर्म परिवर्तन करता था। और पूरे मामले में पुलिस ने आफ्ताब नाम के युवक को गिरफ्तार किया है और पूछताछ इससे की जा रही है। इसके घर से 2 नाबालिग बच्चियां भी मिली है, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। मवाना में आफ्ताब अहमद पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी थाना गौरा जनपद बलरामपुर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ये अन्य धर्म की लड़कियों को अपने पास बुलाता है। इसके पास से 2 लड़कियां मिली हैं जो कि जनपद बस्ती थाना रुदौली की रहने वाली हैं। एक की उम्र लगभग 22 साल है, दूसरे की उम्र लगभग 15 वर्ष है। इस व्यक्ति के ऊपर
थाना बस्ती जनपद बस्ती में पहले से ही 363-66 का मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। तो राज्य सरकार लव जिहाद वालों के खिलाफ और इसी तरह के जो मामले आते हैं उन्हीं के खिलाफ कानून बना चुकी है। तो विवाद हाईकोर्ट भी पहुंचा हुआ है। हालांकि इन सबके बीच और अदालत यानी कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है वहां भी सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर सरकार ने दलील बनाकर हाईकोर्ट में पेश की है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज कर दिया है और कहा है कि विवाद पर अब 25 तारीख को सुनवाई करेंगे। यूपी में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी सुनवाई आगे भी जारी रखेगा। हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित किए जाने की यूपी सरकार की दलील को खारिज कर दिया है और अंतिम सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है लेकिन कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, इसीलिए सुनवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। माननीय मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस शमशेरी साहब की बेंच ने 25 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। 25 तारीख को 2 बजे हम इसकी सुनवाई करेंगे और ये आखिरी अवसर होगा। उस दिन हमको हर हाल में फाइनल हियरिंग करना है। गौरतलब है कि यूपी सरकार इससे पहले 5 जनवरी को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 102 पन्नों के जवाब में यूपी सरकार की ओर से अध्यादेश को जरूरी बताया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को हुई सुनवाई में अध्यादेश पर यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया गया था। यूपी सरकार को 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। और बड़ी खबर है, सेना से जुड़े संस्थान में भर्ती के दौरान घोटाले की। क्लर्क भर्ती में घोटाला हुआ है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसके तिवारी पर आरोप है कि जो कानपुर में सेना से जुड़े संस्थान में क्लर्क के पद पर भर्ती हुई थी उसमें गड़बड़ी की गई है, उसमें घोटाला किया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी देंगे। तो ऋषभ, जरा बताइए पूरा मामला, किस तरह के घोटाले यहाँ पर हुए हैं? प्रीति, देखिए ये सेना से जुड़ा हुआ एक डिपार्टमेंट है, एक संस्थान है जो कि सेना में जो सामान सप्लाई होता है उसके क्वालिटी एश्योरेंस और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके क्वालिटी एश्योरेंस का काम करता है जी। 2015 में यहाँ पर 6 LDC लोअर डिविजनल क्लर्क की भर्ती निकली थी, जिसको भरने के लिए वहां पर ही जो उस वक्त संस्थान के हेड थे उनकी अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाया गया था। एसके तिवारी की अध्यक्षता में उस भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसकी सीबीआई ने जांच की थी। 5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने अब इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। उस डिपार्टमेंट और भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष थे एसके तिवारी, उनके खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रीति जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। वेब सीरीज तांडव की बात करेंगे, जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और अब प्रयागराज से बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। हाईकोर्ट के वकील ने सीजीआई को यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है और वेब सीरीज को लेकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। तो इससे पहले भी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया एक एसआई ने। इसके अलावा भी कुछ और जगह से खबरें आई हैं जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं कि भाई धार्मिक भावनाओं का आहत किया जा रहा है। तो फिल्म के जरिए हिंदुत्व को टारगेट करने का प्रयास किया गया है, ये कहना है इस याचिका में। तो फिलहाल अब मांग की गई है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और पूरे मामले को देखें। और चलिए अब आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या असलियत है वो दिखाती हैं। बलिया में मोबाइल की रोशनी में इलाज हो रहा है। बलिया जिला अस्पताल का ये वीडियो है जहां मोबाइल की रोशनी में स्वास्थ्य कर्मी टांके लगा रहा है। कुछ ऑपरेशन यहाँ पर, कुछ सर्जरी यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद सोचिए कितना सेंसिटिव ये मामला होता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में टांके लग रहे हैं। तो जब ये वायरल हुई हैं तस्वीरें, उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमएस सफाई दे रही हैं। सीएमएस का कहना है कि बिजली चली गई थी। तो यही तो दिख रहा है कि बिजली कैसे चली गई और जिसके बाद टॉर्च की रोशनी में इस तरह से सर्जरी के बाद टांके लगाए गए। तो घोर लापरवाही है। जहां पर लोगों की सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल होता है, वहां पर टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए जा रहे हैं। द्वारा से घोषित किया गया था कि लाइट जो है पूरे शहर में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक नहीं रहेगी और इस बीच में जो है हॉस्पिटल में जनरेटर चला के काम चलाया जा रहा था, बीच बीच में आ भी जा रही थी। तो ये जब की घटना है उस समय ऐसा हुआ होगा कि जनरेटर चलाया होगा और चलाने के बाद चेंजर चेंज होता है इस बिल्डिंग में आके, तो चेंजर चेंज करने के बीच में जो समय लगा होगा 5-10 मिनट जो भी लगा हो, तो उस बीच में कोई पेशेंट आया होगा जिसको आवश्यकता थी कि मैंने तुरंत टाँका लगा दिया जाए। तो पेशेंट की सुविधा के लिए, उसके हक के लिए टॉर्च जला के
उसको जो है टाँका लगा दिया। फिरोजाबाद से खबर है, जहां के शिकोहाबाद के पालीवाल चौराहे में कार चालक ने एक साइकिल सवार को पीट दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरें देखिए जरा आप। एक व्यक्ति अपने साथी के साथ मिलकर एक अन्य व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहा है। आरोप है कि कार के सामने ये साइकिल सवार आ गया था। इसी बात को लेकर ये लोग इतना नाराज हुए कि सवारों ने साइकिल सवार युवक को बुरी तरह से पीट दिया। अब फिलहाल जब ये वीडियो सामने आया है तो पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो जो लोग पीट रहे हैं दरअसल कार में सवार थे और जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो साइकिल में सवार था। तो ये कुछ ऐसी ही हनक होती है कि साइकिल सवार उनकी कार के आगे आ गया, इतना ही उसका कसूर था और उसके बाद इन लोगों ने मिलकर उसको बुरी तरह सरेआम पीट दिया। तो फिलहाल अब वीडियो सामने आया है तो पुलिस कह रही है कि आरोपियों की पहचान की जाएगी। और खबर सहारनपुर से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित हनुमान मंदिर के बराबर में बनाए गए शौचालय का बजरंग दल ने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंदिर की दीवार से सटाकर शौचालय बनाया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, वरना वो ही शौचालय को तोड़ देंगे। फिलहाल कार्यकर्ताओं ने रस्सी बांधकर शौचालय को बंद कर दिया है। एक हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ा था, जिसके लिए यहाँ बजरंग दल ने आंदोलन किया था और वहीं पर धरने पर बैठे थे। उसके बाद उन्हें सूद आई, उस धार्मिक स्थल का पुनः उन लोगों ने निर्माण करवाने का आश्वासन दिया और वो हो भी गया। और ऐसे 2-3 मामले नगर निगम सहारनपुर में कर रहा है और पता नहीं क्यों नगर निगम के अधिकारी क्यों आंख मुंदे बैठे हुए हैं। और इस प्रकार की जो यहाँ घटना हुई है, ये हो रही है कि धार्मिक स्थल से और शौचालय का निर्माण वहाँ किया गया है उसके पीछे की तरफ, उसे तुरंत नगर निगम को संज्ञान लेते हुए। और बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी हुई है। दस्तावेजों से जौहर यूनिवर्सिटी का नाम हटा है, राजस्व दस्तावेजों से नाम हटा है। सरकार की 12.5 एकड़ जमीन पर कब्जा था। एडीएम प्रशासन, कोर्ट ने आदेश दिया था एडीएम प्रशासन को, तो शर्तों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर है। अगर आजम खान की बात करें तो खुद सलाखों के पीछे हैं। विशाल और विस्तार से समझाएंगे हमें कि क्या कुछ हुआ है। विशाल, जरा बताइए किस तरह का एक और झटका आजम खान के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि जब से ये यूनिवर्सिटी की संज्ञा बुनियाद रखी गई थी, तभी से ही यूनिवर्सिटी जो थी विवादों में थी। इसके बाद एक के बाद एक इसमें आरोप लगाते हैं। सपा सरकार में जो जौहर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी थी, वो जमीन को शर्तों पर खरीदी गई थी कि उसमें जो है उस जमीन पर जो भी चीज का निर्माण होगा वो चैरिटेबल के लिए होगा। लेकिन जब क्या कहते हैं, जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार आने के बाद उसकी शिकायत की गई कि जिन शर्तों पर ये जमीन खरीदी गई थी उसमें किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो अब जो 12.5 एकड़ जमीन है वो सरकार ने वापस ले ली है। सरकार की ही जमीन अब सरकार के खाते में आ गई है। शुक्रिया विशाल आपका जानकारी के लिए। एक छोटा सा